दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में, जहां पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी जितनी भी परीक्षाएं हैं सबकी तैयारी कराई जाती है एक ही मंच पे, एक ही इस चैनल पे आपको सभी विषय, सभी जितनी परीक्षाएं होती हैं सबसे संबंधित तैयारियां यहाँ पर कराई जाएंगी। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो काफ़ी चीज़ें आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। लॉकडाउन के बाद वो सब चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी जो हम आपको उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो कम से कम डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकेगा, डेली लाइव क्लासेस होंगी और आपकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो अभी हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी का चल रहा था एमसीक्यू, बाकी जो ये 9वां वीडियो है, इसके पहले के 8 वीडियो आ चुके हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियोज़, और भूगोल इतिहास का ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो वो अवश्य देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए बड़े काम की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो विज्ञान प्रौद्योगिकी का चल रहा है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य नहीं है। देखिए, प्रश्नों आप बहुत कायदे से पढ़ा करें। एग्ज़ाम टाइम में एक एक प्रश्न का बहुत महत्व है। तो कभी आप जोश में जो है नहीं को है को नहीं पढ़ लेते हैं, उसी में सारी गड़बड़ हो जाती है। तो कई बार अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, तो आपको प्रश्न समझ में आएगा और आप उसका सही से उत्तर दे सकेंगे। जल्दबाजी में क्या करते हैं, गोला कर देते हैं। पता नहीं कौन सी ट्रेन छूट रही होती है, 1 घंटे में पेपर ख़त्म करना है, बताना है सबको, तो इससे आपका कुछ होना नहीं है। तो समय दीजिए, पर्याप्त समय 2 घंटे का होता है। अगर क्वेश्चन समझ में आए उसको गोला करके आगे बढ़िए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है, बाद में उसको देखिएगा। तो यह कार्य नहीं है पूछ रहा है, तो यह त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है, ये तो सही काम है इसका। इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। रोए वगैरह जो खड़े होते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही कार्य होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का। यह नेत्र की पुतली का संकुचन करता है। देखिए, संकुचन नहीं करता है, ये प्रसार करता है, ठीक है। नेत्र की पुतली का प्रसार करने का कार्य करता है, न कि संकुचन, यही गलत हो जाएगा आपको। और यह रक्तदाब को, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है। शुगर जो है, रक्त की शुगर को ये बढ़ा देता है और रक्तदाब को भी इस तरह से बढ़ाता है। तो इसका जो उत्तर होगा सी होगा, संकुचन नहीं बल्कि ये प्रसार करता है। देखिए, हम आपको समय देते जाएंगे। कुछ आप जो है, जो लोग हैं अभी लाइव, जो लोग हैं, लाइव तो नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन लाइव की तरह होता है, प्रीमियर एज अ लाइव है ना, रिकॉर्डेड रहता है, लेकिन कम से कम आप लोग कमेंट कर सकते हो इसके दौरान, लाइव जैसा होता है। लेकिन लाइव सेशन जो होगा उसमें मुझे आपके कमेंट्स दिखेंगे और मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी देता जाऊंगा, ये सुविधा वहाँ पे होगी। निम्न, ये एक प्रकार से आभासी सिस्टम है, यहाँ पर आप पॉज करिए और अपना उत्तर दीजिए, इससे आपको अपनी तैयारी का भी पता चलता जाएगा। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की वजह से नर में, ठीक है, नर मतलब समझ रहे हैं ना, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, अर्थात लिंग हार्मोन जिनको कहते हैं, किससे स्रावित होता है। तो ये दोस्तों एलएच हार्मोन है, ठीक है ना, याद रखिएगा, एलएच हार्मोन, एलएच हार्मोन की वजह से नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। एलटीएच हार्मोन ये दुग्धजनक हार्मोन है, जो दुग्ध उत्पन्न होता है वो एलटीएच हार्मोन के कारण। वहीं एफएसएच जो है हार्मोन दोस्तों, ये वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन तथा अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि करता है। देखिए, मैं इससे ज़्यादा शुद्ध शब्द यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो जैसा इस बुक में लिखा हुआ था वही मैंने वाक्य बोल दिया, ठीक है। अब आपको जब मैं बताऊँगा फिगर सहित तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना बोलूँगा कि वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन तथा अंडाशय में फॉलिकल्स की वृद्धि करता है। वो कैसे करता है ये मैं आपको बताऊँगा। एडीएच हार्मोन दोस्तों, ये क्या करता है, ये शरीर में जल के संतुलन को, कई बार पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, तो वह है एडीएच हार्मोन। हार्मोन दोस्तों मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है।
अभी आप अचानक जैसे सो रहे हों तो कोई कमरे की लाइट जला दे, बहुत तेज़ लाइट हो, और आप अचानक आपकी आंख खुले तो क्या होता है, आपकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। तो आंखें सिकुड़ती हैं, क्या चीज़ सिकुड़ती है, आप ध्यान दीजिए, एक बार करके अपने साथ देखिए तो आप देखेंगे पुतली जो है वो सिकुड़ जाती है। वहीं अंधकार में कोई चीज़ देखनी हो तो आप बड़ी बड़ी आंखें कर लेते हो अपनी। बड़ी बड़ी आंखें करने मतलब पुतली को बड़ी कर देते हो, पुतली को प्रसारित कर देते हो। तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, पुतली नियंत्रित करती है। अंधकार में अपने आप बड़ी अधिक और प्रकाश में छोटी हो जाती है। इस तरह से यह आँख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करती है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। वोल्टेज सेल में कैथोड की छड़ों में किसकी परत चढ़ी होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। वोल्टेज सेल में कैथोड की छड़ों में किसकी परत चढ़ी होती है, तो ये जस्ते की परत होती है, जिंक की दोस्तों, ठीक है ना। कैथोड की छड़ों में जस्ते की, और एनोड पूछे तो एनोड की छड़ों में तांबे की परत चढ़ी होती है। कैथोड में जस्ते की, एनोड में तांबे की, ठीक है। अगला है कपड़ों की धुलाई में, कांच के निर्माण में, कास्टिक सोडा के निर्माण में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से कपड़ों की धुलाई हो गई तो धावन सोडा जिसको बोलते हैं। अगर धावन सोडा हमने आपको एक क्वेश्चन में बताया भी था इसके विषय में, तो अब तो आपको बता लेना चाहिए। चलिए बताइए इसका उत्तर। तो मैं बताता हूँ कि इसका उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है दोस्तों, ये जो है इसको धावन सोडा कहते हैं। कपड़ों की धुलाई में अर्थात साबुन वगैरह में, कांच के निर्माण में, कास्टिक सोडा के निर्माण में इसका उपयोग होता है। वहीं जो खाने वाला सोडा होता है जिसको बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कहते हैं, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कई बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न, तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ, सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, और इसका प्रयोग जल का खारापन दूर करने में, कपड़ों की धुलाई में, कांच के निर्माण में, ठीक है, इन सब में इसका प्रयोग होता है, कास्टिक सोडा में। वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट हमने बताया कि खाने वाला सोडा इसको कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। वहीं सोडियम क्लोराइड क्या है, ये साधारण नमक है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl साधारण नमक है। और पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो उर्वरक में इसका मुख्यतः उपयोग होता है। रॉकेट में भी प्रणोदक या नोदक के रूप में, और पटाखों में भी पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिलहाल इसका उत्तर जो होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट डी। अब ये प्रश्न है, देखिए कल ही हमने इस ऐसे प्रश्न की चर्चा की थी, तो इसका उत्तर तो आपको पता होना चाहिए। पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताइए। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मैनोमीटर हमने कल आपको बताया था क्या होता है, गैसों या वायु का दाब मापने का यंत्र है। तो नतिकोण नहीं है, नतिकोण डिप सर्किल से मापा जाता है। नतिकोण का मापन किससे किया जाता है डिप सर्किल से, न कि मैनोमीटर से। मैनोमीटर का हमने बताया गैसों या वायु का दाब, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं। अमीटर विद्युत धारा मापन, कैलिपर्स छोटी दूरियां मापने वाला यंत्र, कंपास ये दिशा ज्ञान हेतु प्रयुक्त, इसको अक्सर आपने यूज़ भी किया होगा, देखा भी होगा कंपास को। दिशा ज्ञान हेतु एक घड़ी के तरह का, जो घड़ी की संरचना का ये यंत्र होता है, कंपास जो बोलते हैं इसको। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। पॉज करिए, बताइए। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। स्थिति के कारण जो उत्पन्न होती है ऊर्जा वो स्थितिज ऊर्जा, अर्थात कोई वस्तु स्थिर है, उसमें जो उसके कण हैं वो तो गतिमान है, तो वो जो संचित ऊर्जा होती है अणुओं की गति के कारण किसी वस्तु में, वो स्थितिज ऊर्जा होती है। वहीं गतिज ऊर्जा गति के कारण जो उत्पन्न होती है गतिज ऊर्जा है। तो इनमें से कौन किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, आप आसानी से बता सकते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, खींचा हुआ धनुष। बाकी तीनों चलती हुई गोली, अर्थात गोली चल गई हो,
बहता हुआ पानी, ये भी गति है इसमें। चलता हथौड़ा, हथौड़ा चलाया जा रहा है, इसमें भी गति है। लेकिन खींचा हुआ धनुष में गति नहीं है, ये खींचा हुआ है, ठीक है, छोड़ा नहीं गया है, खींचा हुआ धनुष है। ओके, बाण में जो है, जो धनुष से बाण छोड़ा जाएगा, तीर जो छोड़ा जाएगा, उसमें गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन धनुष में क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। बाकी तीनों सही हैं, बाकी तीनों में गतिज ऊर्जाएं हैं। इसके अलावा खींचे हुए धनुष के अलावा तनी हुई स्प्रिंग पूछा जाता है, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। कमानी की ऊर्जा, वो भी स्थितिज ऊर्जा है। ये सभी स्थितिज ऊर्जाओं के उदाहरण हैं। तो गति और स्थिरता में जब आपको अंतर पता होगा, ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे उत्तरों को, तो उत्तर भी आपका सही होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खींचा हुआ धनुष। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये प्रमुख केंद्र हैं, वैज्ञानिक केंद्र हैं, और उनका मुख्यालय दिया हुआ है। तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये कहाँ है, अहमदाबाद में स्थित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, अहमदाबाद में। SAC भी इसको बोलते हैं, SAC, सैक। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है, बिल्कुल सही। रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है भारत का, ठीक है, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये हैदराबाद में है। इसरो दोस्तों, ये भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो, ये कहाँ पर स्थित है, ये बेंगलुरु में स्थित है। के सिवान इसके इस समय प्रमुख हैं, ठीक है, निदेशक हैं इस समय इसके। ये श्रीहरिकोटा में स्थित नहीं है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ से उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है भारत का, प्रमुख उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है भारत का श्रीहरिकोटा में। लेकिन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो ये भी अक्सर पूछा जाता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। कभी कभी इसका जो है फुल फॉर्म ना पूछ करके शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता है। तो ये तिरुवनंतपुरम में है, केरल में, ये भी बिल्कुल सही है। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको अवश्य, अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा, ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में, उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है। तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो UD10 आप याद रखिएगा, रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।